Hello friends, welcome back. And in this video, I will be sharing the most important questions of IBO02, International Marketing Management. And before we start, let me tell you कि ये बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. एंड जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जिस मटेरियल को, दिस इज़ माय न्यू बुक ऑन IBO02, जिसके अंदर हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस 20 टर्मिनल एग्जामिनेशन. तो आई होप कि आपके जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं वो इस स्टडी मटेरियल के बाहर जा ही नहीं सकते, दैट इज़ श्योर. एंड ओके, तो देखते हैं. सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पहले उनको देखते हैं, उसके बाद में डिफरेंसेस और उसके बाद शॉर्ट नोट्स. ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट वो भी इंटरनेशनल. एंड जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग. Explain the steps involved in the international marketing process and discuss the important social, ethical and environmental issues in the international marketing. So as we know कि international marketing का सबसे पहले तो आपको definition लिखना है यहाँ पे कि it is a process of analyzing, planning, implementing and controlling to create and maintain the international customers. तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में फ़र्क इतना ही है, दोनों का मेन ऑब्जेक्ट तो यही होता है कि अपना गुड्स या सर्विसेज को सेल करना, एक इंटरनेशनल लेवल पे और एक डोमेस्टिक लेवल पे. तो मोस्टली द थिंग्स आर सेम, लेकिन इंटरनेशनल सेलिंग इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. एंड दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट व्हेन द हालांकि प्रोसेस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में दोनों में एक ही रहते हैं. तो सबसे पहले जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसको एनालिसिस करनी पड़ती है मार्केट एनवायरनमेंट की. उसके बाद में उसको सिलेक्ट करने होते हैं टारगेट मार्केट जहाँ पे उसको सेल करने हैं गुड्स एंड सर्विसेज. एंड आफ्टर दैट डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स. एज वी नो कि मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मार्केटिंग का. एंड उसके बाद में जो भी प्लान्स वो डेवलप करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी फीडबैक्स लेना. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, वेदर इट इज़ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक. ओके फाइन. नाउ देखते हैं, कुछ एक इश्यूज़ आ जाते हैं. एज वी नो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब. एंड यहाँ पे ये सब इश्यूज़ आ सकते हैं, सोशल, एथिकल एंड एनवायरनमेंटल इश्यूज़. तो सोशल इश्यूज़ में जैसे कल्चर क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ एक वल्नरेबल टारगेटिंग में कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है, फॉरेन सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हो सकता है. सो दैट इज़ वन बिग इश्यूज़. एंड एथिकल इश्यूज़ में दिस इज़ वेरी कॉमन एक्चुअली. MNC और TNC जो मतलब अनएथिकल प्रैक्टिसेस करती हैं तो उसके ऊपर लेके हैं. तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन जब ये लोग करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, सो जनरली दे गिव फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. एंड समटाइम्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आर लिटिल बिट अनफेयर. ओके, दे चार्ज वेरी हाई प्राइसेस. डेटा प्राइवेसी ये एक बड़ी प्रॉब्लम है IPR को लेके. And a lot of multinational corporations are involved in corruptive activities, and even employment practices are also not uniform. They provide good salary to their home staffs rather than the foreign staffs, and some anti-competitive practices of the foreign government. So that also a big issue in ethical aspect. ओके, कुछ एनवायरनमेंट को लेके इश्यूज़ निकल सकते हैं, जैसे एवरी कंट्री इज़ मोर और लेस कंसर्न्ड अबाउट इट्स एनवायरनमेंट. एंड फॉर दैट द फॉरेन कंपनीज नीड टू follow the environmental regulations of the foreign country, and some sustainable practices are there which are to be followed. Resources depletion ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल मार्केटिंग में. आई मीन MNC जब डोमेस्टिक कंट्री में एंटर करती है, इट ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर द डोमेस्टिक रिसोर्सेज. एंड पॉल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इन एनवायरनमेंटल इश्यूज़. फाइन. Okay friends, let's move on to question number 2. Discuss the different marketing philosophies under which the business enterprise conduct their marketing activities, and also state the relevance of these philosophies in international marketing.
जब हम लोग मार्केटिंग फ़िलोसॉफ़ी की बात करते हैं तो ऑलवेज़ ये 6 फ़िलोसॉफ़ीज़ हैं जो ऑलवेज़ हर कंपनी को एनकाउंटर करने होते हैं। तो टाइम टू टाइम इनके अंदर चेंजेस आए हैं। तो पहले जैसे आज से कोई 60-70 इयर्स बैक, तो वहाँ पे कंपनी का फ़िलोसॉफ़ी था प्रोडक्शन को लेके कि हाउ मच लाइक मोर एंड मोर प्रोडक्शन शुड बी देयर। उसके बाद में पॉलिसी फ़िलोसॉफ़ी चेंज हुई कंपनीज़ की। देन इट कम्स टू प्रोडक्ट फ़िलोसॉफ़ी, जहाँ पे दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। देन अगेन द फिलोसॉफी चेंज्ड इनटू सेलिंग फिलोसॉफी, जहाँ पे द कंपनीज एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स टू सेल मोर एंड अर्न. And then again it changes to marketing philosophy. Marketing, as we know, it's a big concept, and it starts much before the production of goods and continues even after the sale of goods. तो ये चेंज हुआ। फिर अगेन कुछ साल पहले फिर सोसाइटल फिलोसॉफी आ गई, जहाँ पे द कंपनी आज रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी, इमीडिएट सोसाइटी, एंड देन अगेन चेंज टू होलिस्टिक मार्केटिंग फिलोसॉफी। एंड होलिस्टिक में लॉजिकल, एथिकल, ये सारी चीज़ें फिर आ गई। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम ये फ़िलोसॉफ़ीज़ चेंज हुई हैं, एंड कंपनीज़ के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ड्यू टू दिस चेंजेस इन द philosophy. So these are the relevance of marketing philosophies in international market. So these philosophies help to understand the diverse market, because foreign markets in different countries have different type of environments. So it becomes easy to understand that, and then accordingly the company can plan out to introduce the marketing mix which suits the best in the environment. And by understanding the philosophies of marketing, the company can build strong customer relationships. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। And it also helps the companies to gain competitive advantage, and also it helps companies to find out the cultural differences and takes precautionary measures accordingly. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। ये है इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे। आपको बतानी है व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड इसके मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फाइन, एज वी नो, एनवायरनमेंट मीन्स the factors which affect the business directly or indirectly. It's very important to analyze the environment. Okay, now this is how it plays an important part in international business. It helps to identify opportunities. That is very simple. It also helps to identify the threats, the competitors, who are the competitors, what are the challenges and issues are there. Then it also helps the company to utilize the resources properly. जो भी उसके पास resources हैं उसको किस तरीके से अच्छे अच्छा यूज़ किए. And it also helps to adapt with the rapid changes, because the environment is dynamic. It changes, it changes after a period of time. So the company needs to adapt the changes. And then lastly, it also helps the companies to frame proper policies and strategies. Okay, now let's talk about the components of international marketing environment. So basically these components are again economic, political, legal, socio-cultural, technological and competitive environments. So these are the main dimensions, main components, main parts of international environment. So this is economic environment concerned with economic policies, and you can describe all these points in economic environment. Like that, political and legal environment, this is also very important in international marketing. And here you can write about the government policies, the laws and regulations, the political stability or instability in the foreign country, and the legal frameworks, so like that. And in socio-cultural environment, you need to write about the society, the culture, the lifestyle, the customers' preferences. So all these points you can describe. It's easy. Then we have technological. Technology, it keeps on changing from time to time, no doubt about that. So a company needs to adapt, use the latest technology. So for that, all these points can be described in this answer. The fifth component is competitive environment. As we know, like
there is like monopoly is hard to find in today's world. It's very competitive, so it's important for the company to know the strength and weaknesses of the competitors and taking competitive advantage accordingly. Then we have the next, physical and ecological environment. So basically it refers to the natural environment, the climate, the geography, all these things. So these needs to be considered, analyzed properly before entering into the foreign market. Okay, question number 4, EPRG orientation framework, and under what circumstances such orientation can be employed. वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है EPRG पे। मैं बता दूं आपको, पहले भी मैंने इसको बहुत बार आप लोगों को समझाया इन द प्रीवियस वीडियो। E फॉर इथनोसेंट्रिक, P फॉर पॉलीसेंट्रिक, R फॉर रीजियोसेंट्रिक एंड G फॉर जियोसेंट्रिक। तो ये 4 टाइप्स के ओरिएंटेशंस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जो एक कंपनी को कंसिडर करने होते हैं व्हेन इट एंटर्स इनटू फॉरेन मार्केट। सो यहाँ पे इथनोसेंट्रिक, इसके मेन सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, वेयर टू यूज़ हाउ दिस ओरिएंटेशन, देन what is this polycentric orientation, and under what circumstances a company can use this. So that needs to be expanded. Then we have regiocentric orientation. Again, write about the regiocentric, the definition, and then circumstances. And fourthly, geocentric, on the basis of geography and under what circumstances a company can use this. And you can also write a few lines about the factors that affect the EPRG framework, like it depends on the size of the market, the experience of the company in overseas market, and what is the potential of the foreign market, and the nature of the product that the company is manufacturing. So all these factors can be considered before using one of the orientation framework. Fine. क्वेश्चन नंबर 5 ये है मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज पे, एंड ब्रीफली डिस्कस द फैक्टर्स यू विल कीप इट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है मार्केट टारगेटिंग को लेके, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है कि कोई एक पर्टिकुलर मार्केट को उसको टारगेट करना होगा। तो टारगेटिंग के लिए कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कंपनी को दे हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट। दीज आर ऑल लाइक द इम्पॉर्टेंट मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। तो एक तो हो सकता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे पूरा का पूरा अप्रोच इट्स different for different market. Just reverse differentiated marketing. This strategy involves targeting multiple segments within the international market. And then we have niche marketing. So this is also very important strategy to enter into the foreign market. Then we have some micro marketing strategies, very minute, very small targeting, where the company analyze the small parts of the foreign market, like customer states, tastes, preferences, so all that. Then one more strategy, global marketing strategy is there. So here the company targets the entire world. And international market segmentation, this is one of the most popular strategy of market targeting. And in market segmentation, generally a company can divide the markets on the basis of these 4 parts: geographic, demographic, psychographic, and behavior of the customers. One more, that is market entry strategies, where the company just plans to enter or penetrate into a foreign market. So now these are the factors to be considered while targeting a foreign market. So a company must see what is the market size, how many buyers are there. Then political environment of the foreign country, like how is the government, the policy of the government,
then legal environment, the taxes, the economic policies, like that. Then we have social and cultural environment. So these four things must be analyzed before targeting a foreign market. Okay, now comes to process of market selection. How you will select a foreign market? So every process starts with defining the objectives. What are the objectives of the company? So what it wants to achieve from the foreign market? So that needs to be, put first. You have to define that. You have to make it clear in your mind. Then market research. This is obvious because research, marketing research plays a very, very important role in the marketing activities. Then we will do market segmentation and targeting strategies. We will use the different, we will try to divide the whole market into different smaller parts, and then we do the targeting. Then the next process is entry mode selection, like how the company will enter into a foreign market, whether by direct exporting, whether by franchising, whether through joint ventures. So like that, there are many ways of entering into foreign markets. So you have to choose consciously. Then we have market evaluation. Evaluate the market, evaluate the tastes and preferences, the buying behavior of the foreign consumers. And lastly, monitoring, implementing the strategy. So that is very simple, right? Question number 6. What are the objectives of international market segmentation? What are the different bases of international market segmentation and the basic criteria for segmenting the international market? बहुत ही important question है ये. And market segmentation, just now I told you about this. And इसके important objectives. You can start with this. First, you need to identify the homogeneous market, I mean the uniform markets. So a consumer needs to identify them. Then use the marketing strategy, I mean marketing mix policy of the company. Then use the resources efficiently. Try to improve the customer satisfaction. Take the competitive advantage from the competitors. Try to achieve your goals. And then international market selection. So ये कुछ एक objectives हैं market segmentation के. And these are the requirements. जब हम लोग मार्केट को सेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि जो मार्केट हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी मेज़रेबल. इसको मेज़र किया जा सकता है. एंड जो पार्ट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मार्केट को, उसको सफिशिएंट साइज़ होनी चाहिए सो दैट वी कैन मेक ए प्रॉपर एनालिसिस थ्रू सैम्पलिंग. इट शुड बी स्टेबिलिटी. इट शुड हैव स्टेबिलिटी. आई मीन जो सेगमेंटेशन करेंगे वो बार बार चेंज नहीं करना पड़े. And it should be accessible, it should be differentiable. I mean, no two markets segments should be similar. And then it should be actionable. I mean, you can take actions against this. And then basis of market segmentation. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है. एंड कोई भी मार्केट को हम लोग ये 4 बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी वी कैन डिवाइड द मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया रीजन्स, on the basis of demographic, I mean climate, the weather conditions, psychographic में according to the the psychology of the consumers, their buying behaviors and behavior again तो ये कुछ एक बेसिस हैं जिनको आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा. डेमोग्राफिक बेसिस में ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे एज, लाइफस्टाइल, sex, income of the consumers. So like that. So there are so many small parts of these segments. So अगर 20 marks का question है तो you need to write a lot about this. Okay. Then question number 7. What are the various modes of entering into foreign market? And explain their advantages and disadvantages. One more question related to this. Why do firms go international? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिक किए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट 10 years की एनालिसिस की है, उसके बाद ही ये स्टडी मटेरियल हम लोगों ने डिवाइस किया है.
तो एक कंपनी जब फॉरेन मार्केट में एंटर करती है, मैंने अभी जस्ट बताया भी था आपको कि ये 5 मोड से वो जा सकती है। तो एक तो है कि भाई डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन बायर्स को, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग ये कर सकती है, जॉइंट वेंचर मतलब फॉरेन कंपनी के साथ में हाथ मिला के काम कर सकती है, स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस कर सकती है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है टू एंटर इनटू फॉरेन मार्केट, एंड लास्टली FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये चारों के आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ये आपको लिखने हैं, एंड इनको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि हाउ ए फर्म एंटर्स इनटू फॉरेन मार्केट। एंड इस क्वेश्चन का एक पार्ट और था, व्हाई डू फर्म्स गो इंटरनेशनल। तो कंपनी फॉरेन मार्केट में क्यों जाती है माल बेचने के लिए? तो हो सकता है उसके लिए अनफेवरेबल डोमेस्टिक एंड मार्केट हो जाए, देन इट ट्राइज टू एंटर इनटू फॉरेन मार्केट। अगर डोमेस्टिक गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, देन इट ट्राइज टू गो इनटू इंटरनेशनल मार्केट। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट अगर आपके प्रोडक्ट के लिए अगर एक्सपैंड कर रहा है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? सेल ग्लोबली। देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर फर्म का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करता है, देन ऑल्सो इट नीड्स टू एक्सपैंड द मार्केट, इट हैज़ टू सर्च अ लॉट ऑफ कस्टमर्स टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर डोमेस्टिक कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो कम हो सकती है, सो इट ट्राइज टू फाइंड आउट द फॉरेन मार्केट, न्यू कस्टमर्स। Then what are the objectives of the firm, whether to sell in the domestic or in the international level? तो ये भी मैटर करता है। एंड अगर कंपनी को ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहिए तो उसको डोमेस्टिक कंट्री से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो लाइक दैट वी कैन राइट ए लॉट ऑफ पॉइंट्स इन दिस, सो नो प्रॉब्लम विद दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट एंड व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एज वी नो कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप कंपनी को जाना है तो उसको नए प्रोडक्ट तो लॉन्च करने ही पड़ेंगे। इट हैज़ टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट जो थोड़े से डिफरेंट हो तो ये प्रोसेस है टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो कंपनी के मैनेजमेंट को आइडिया होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को बनाना है और इसको इंटरनेशनल लेवल पे सेल करना है। एंड फिर आइडिया की स्क्रीनिंग होती है कि कैसे करना है, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, देन बिजनेस एनालिसिस होती है, देन प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्रेम करते हैं, टेस्ट मार्केटिंग करते हैं और लास्टली कमर्शियलाइजेशन करते हैं। तो ये कुछ एक प्रोसेस है टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। तो आइडिया स्क्रीनिंग हो गई, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हो गया, बिजनेस एनालिसिस। तो ये सारे प्रोसेस को आपको डिफाइन करना है प्रॉपरली। आगे चलते हैं, देखते हैं रिस्क। जब कंपनी नए प्रोडक्ट बनाती है तो हो सकता है कि यहाँ पे रिस्क कंपनी के लिए ज़्यादा हो, इट मे फेल इन द फॉरेन मार्केट। तो ये रिस्क को भी मतलब कंपनी को देखना होता है कि कम से कम रिस्क हो। एंड ये कुछ एक प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हैं, रिस्क हैं जो कंपनी को एनालाइज करने पड़ते हैं बिफोर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, जैसे कि अनसर्टेनिटी, कंपटीशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कॉम्प्लेक्सिटी, सप्लाई चेन इश्यूज़ हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंस को लेके हो सकते हैं। तो ये कुछ एक रिस्क हैं जो कंपनी को एनकाउंटर करने होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। Explain the important approaches to export product planning and discuss the relative merits and demerits of each. Evaluate the various factors of standardization, adaptation. तो ये जो standardization, adaptation है, ये basically these are the approaches to export product planning. जब कंपनी एक्सपोर्ट करेगी तो उसको प्रोडक्ट प्लानिंग करनी होती है। एंड ये मेन दो अप्रोचेस हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडेप्टेशन। स्टैंडर्डाइजेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो सेलिंग द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स विथ
मिनिमम एडेप्टेशन। दैट मीन्स कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसी को हर कंट्री में सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड एडेप्टेशन इज अ स्ट्रैटेजी जहाँ पे कंपनी मॉडिफाई द प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक मार्केट नीड्स। मतलब जिस कंट्री में कंज्यूमर्स को जो चाहिए उस तरीके का प्रोडक्ट बना के बेचे, तो दैट इज़ एडेप्टेशन। तो दोनों के ही मेरिट्स डिमेरिट्स हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि एडेप्टेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। एंड ये कुछ एक कंडीशंस हैं जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ कर सकती है कंपनी, स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच। तो ये भी आप मेंशन करें इस आंसर के लिए। एंड एडेप्टेशन के अगेन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेबल कंडीशंस, कहाँ पे इसको इट इज़ सूटेबल फॉर अंडर व्हाट कंडीशंस। एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडेप्टेशन। तो इसके अंदर कस्टमर ओरिएंटेशन हो गया, स्टेज ऑफ द मार्केट डेवलपमेंट हो गया, लीगल कंसिडरेशन और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो ये 4 फैक्टर को ध्यान में रख के कंपनी को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट प्लानिंग करनी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस इन द इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड हाउ डज इट हेल्प इन द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्कस। तो कोई भी प्रोडक्ट है, ये 4 स्टेज से उसको निकलना होता है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये ग्राफ में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्टेज इंट्रोडक्शन का है, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइनिंग स्टेज। फाइन। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में ये मार्केटिंग मिक्स आपको लिखने हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे कंपनी को क्या मार्केटिंग मिक्स अप्लाई करनी होती है। एज वी नो कि 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कंपनी की, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, ग्रोथ स्टेज पे अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट का काफ़ी ग्रो हो रहा है, तो उस टाइम पे कंपनी का मार्केटिंग मिक्स क्या होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस कैसा होना चाहिए। लाइक दैट मैच्योरिटी स्टेज में कंपनी के मार्केटिंग मिक्स पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। सो यहाँ पे कंपनी को द प्रोडक्ट इज़ फुल्ली मैच्योर्ड एंड यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स अब धीरे धीरे सर उठाना शुरू करते हैं, तो लॉट ऑफ कंपटीशन इंक्रीजेस। तो इस लेवल पे क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेगी कंपनी, तो ये भी स्पेसिफाई करने हैं। और अगर प्रोडक्ट जब डिक्लाइनिंग स्टेज में होता है तो उसकी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, हाउ डज PLC हेल्प इन प्लानिंग द प्रोडक्ट। तो PLC क्यों करते हैं, वाई मार्केटिंग मैनेजर्स डज दिस। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड हाउ अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, कि भाई प्रोडक्ट कैसे इवैल्यूएट किया है, कैसे वो राइज किया है, कैसे कहाँ से निकल के कहाँ पे है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैन इट हेल्प्स टू मेक गुड डिसीशंस, इट हेल्प्स टू टेक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड उससे फिर कंपनी को काफ़ी ग्रोथ, प्रॉफिट ये सब हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पैकेजिंग पे है। वाई दिस पैकेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटरनेशनल मार्केट एंड व्हाट स्पेशल कंसिडरेशंस इन पैकेजिंग एंड लेबलिंग शुड बी डन व्हेन द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इंटरनेशनली। एंड एक और ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स इन दिस कनेक्शन। तो एज वी नो, पैकेजिंग जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आते हैं, तो चलो डोमेस्टिक मार्केट में तो कोई भी तरीके से हम लोगों ने पैक करके सेल कर दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम लोग बाहर भेजते हैं प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली पैकेजिंग वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, क्योंकि पैकेजिंग से प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है, कंटेनर्स मिलते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा होता है, कन्वीनियंस होता है हैंडलिंग में, लोडिंग अनलोडिंग में, एंड कुछ एक इन्फॉर्मेशन होता है पैकेजिंग के ऊपर, जहाँ से कस्टमर्स कैन रिकॉग्नाइज कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ है। एंड लेबलिंग के वैसे ही कुछ फंक्शंस होते हैं। पैकेजिंग, लेबलिंग, जनरली दे गो हैंड टू हैंड। एंड लेबलिंग, आई मीन लेबल जो होता है उसके ऊपर प्रोडक्ट की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती है। ब्रांडिंग के लिए हेल्प करती है लेबलिंग, मार्केटिंग के लिए हेल्प करती है, एंड कुछ एक लीगल कॉम्प्लियंस हैं, जैसे कि भाई सिगरेट है तो सिगरेट पे एक लेबल लगा हुआ होता है कि इट इज़
स्टैच्यूटरी वार्निंग लिखी होती है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सो लाइक दैट। ओके, आगे चलते हैं। स्पेशल कंसिडरेशंस इन पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये एक लीगल कॉम्प्लायंस होता है, क्योंकि हर कंट्री के लिए ये पैकेजिंग लेबलिंग इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कुछ एक लीगल बाइंडिंग्स होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। कुछ एक कल्चरल सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए कंपनी को एक ख़ास किस्म की पैकेजिंग या लेबलिंग करनी होती है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेबल्स को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि भाई प्रोडक्ट में क्या है, किस तरीके से हैंडल करना है, इसको यूजेस क्या है, लाइक दैट। कुछ एक एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, यूएन के, डब्ल्यूटीओ के, वो भी कंपनी को देखना होता है। तो फॉर दैट इट नीड्स स्पेसिफिक पैकेजिंग। कुछ एक मार्केट स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन होती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड इन सब को करना होता है, एंड सम अदर कंसिडरेशंस। ओके, एक और पार्ट था इस क्वेश्चन में कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम आती है पैकेजिंग को लेके व्हेन दे ट्राई टू एक्सपोर्ट इंडियन गुड्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्वालिटी और स्टैंडर्ड को लेके इंडियन एक्सपोर्टर्स को। उसके बाद में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम आती है, लॉजिस्टिक्स। इंडियन कंपनीज़ को बहुत हैवी स्टिफ कंपटीशन फेस करना होता है, स्पेशली फ्रॉम चाइना। देन कुछ एक रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज़ हैं जिसके लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स का दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू फॉरेन मार्केट्स। कुछ अदर चैलेंजेस हैं जो आप लिख सकते हैं फॉर दिस आंसर, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो कभी भी अगर प्राइसिंग करते हैं तो ये सारे फैक्टर तो हम लोग कंसिडर करते ही हैं। बहुत ही ईजी है इसको लिखना, एक्सपैंड करना, कि भाई अपना जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस प्रॉफिट, तो बहुत सिंपल है। कॉम्पिटिटर के प्राइस क्या है, अकॉर्डिंगली यू विल सेट द प्राइस। व्हाट इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है तो यू कैन फिक्स अ हाई प्राइस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, कि शॉर्ट टर्म में उसको ज़्यादा प्रॉफिट करनी है कि लॉन्ग टर्म में, तो अकॉर्डिंगली इट विल सेट द प्राइस। इनकम कैसी है कस्टमर्स की, उनके उनके पैसे कितने हैं उनके पास में, हाउ इज़ द एटीट्यूड, उनका बिहेवियर कैसा है परचेसिंग का। देन कुछ एक गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, अकॉर्डिंगली इट विल सेट द प्राइस, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। मार्केटिंग मेथड, आई मीन डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ऐसे बहुत टाइप के मार्केटिंग मेथड हैं, तो दैट ऑल्सो नीड्स द अटेंशन। नाउ दीज आर द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। एक तो कॉस्ट प्लस मेथड है, बहुत ही सिंपल है, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस आपकी रीजनेबल प्रॉफिट, सो दैट विल मेक द प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है, ये भी बहुत पॉपुलर है आज के तारीख में, कि भाई एक और एडिशनल प्रोडक्ट को अगर हम लोग बेचते हैं तो व्हाट शुड बी द प्राइस। डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कर सकती है, आई मीन कंपनी यहाँ पे चार्ज करती है डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट मार्केट्स। और एक स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग की, दैट इज़ पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पे कंपनी इनिशियली लो प्राइस रखती है एंड आफ्टर कैप्चरिंग द मार्केट इट इंक्रीजेस द प्राइस। और एक होती है स्कीमिंग प्राइसिंग, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी हायर प्राइसेस सेट करती है, फिर धीरे धीरे प्राइसेस को डिक्रीज करती है। पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्कीमिंग जनरली मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इट्स वेरी कॉमन। और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो ये 6 स्ट्रैटेजीज़ हैं प्राइसिंग की, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है फॉर द एग्ज़ाम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम्स में। ओके, आगे चलते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एडॉप्टिंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग, एंड डिस्क्राइब द ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनरली एमएनसी टीएनसी यूज़ करती है अपनी जो सब्सिडरीज़ हैं उनके अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वो लोग ज़्यादातर ये प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहले तो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, टैक्स को रिड्यूस करना, ये मेन मकसद होता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। एंड कुछ एक फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं थ्रू ट्रांसफ़र प्राइसिंग।
तो ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके अंदर। एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है कि भाई इंटरनेशनली कंपनी को कॉम्पिटिटिव रहना है सो दैट इट कैन ईजिली कैप्चर द मार्केट। तो इन दिस यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स, राइट। नाउ कुछ ट्रांसफ़र प्राइसिंग के स्ट्रैटेजीज़ हैं, मेथड्स हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स और अप्रोचेस टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो कंपनी यहाँ पे ट्रांसफ़र एट कॉस्ट कर सकती है, एज द नेम इम्प्लाइज, जो इसकी कॉस्टिंग है उसी में ही मतलब ट्रांसफ़र करती है गुड्स। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज़ ट्रांसफ़र एट कॉस्ट प्लस मार्जिन प्रॉफिट। एंड थर्ड स्ट्रैटेजी ट्रांसफ़र एट प्राइस डिराइव्ड फ्रॉम द एंड मार्केट प्राइस, आई मीन कॉम्पिटिटर्स प्राइस। और एक होती है ट्रांसफ़र एट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो ये 4 अल्टरनेटिव मेथड्स हैं फॉर ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो दिस कैन बी डिफाइंड इन योर आंसर। ओके, आगे चलते हैं। डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग इंटरनेशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। And what are the different international channels of distribution? Explain their advantages and disadvantages. So without supply chain management, I mean channels of distribution, it's very hard to sell the product in the international level. And before choosing a channel, बहुत टाइप के चैनल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें 2 मेजर कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। या फिर एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये इनडायरेक्ट चैनल्स में आते हैं, जहाँ पे कंपनी उनको भी हेल्प ले सकती है टू सेल इट्स प्रोडक्ट। तो कुछ एक प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कंपनी को देखने होते हैं बिफोर चूजिंग ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एंड कुछ एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है कंपनी की, वो कितना डिग्री ऑफ कंट्रोल मेंटेन करना चाहती है थ्रू इट्स चैनल मेंबर्स एंड लाइक दैट। एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स ने मतलब क्या चैनल व्हाट चैनल दे यूज़, एंड अकॉर्डिंगली द कंपनी ऑल्सो fixes its channel. There are some market factors which also needs to be analyzed before fixing the channel. कुछ एक environmental factors हैं, legal requirements हैं, economic conditions हैं, तो ये भी देखने होते हैं कंपनी को before selecting a channel of distribution. Okay, now let's see the different types of export channels. तो just now I told you कि 2 टाइप के बेसिक 2 टाइप के होते हैं। एक तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग, द कंपनी कैन ओपन इट्स ओन रिटेल स्टोर्स थ्रू विच इट कैन सेल, और फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग। तो इसके अगेन एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। और कुछ एक इनडायरेक्ट चैनल्स हैं जहाँ पे इंटरमीडियरीज़ की हेल्प लेते हैं हम लोग। तो ये सब इंटरमीडियरीज़ हैं लाइक होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्सपोर्ट एजेंट्स होते हैं, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, होलसेलर्स, रिटेलर्स। सो ऑल दिस दिस मिडल मैन यू कैन ईजिली डिफाइन। इसके अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, question number 15. What are the factors an exporter should take into account in selecting a foreign agent? And in what does, in what way the foreign agent help an exporter? तो mostly जितने भी international companies हैं, generally small or medium size, they take the help of agents. तो ये कुछ एक फैक्टर है जो उनको कंसिडर करना होता है कि एजेंट जो है उसका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज कितनी है, उसके पास में मार्केट नॉलेज कितना है, इंडस्ट्री की नॉलेज कितनी है, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप कैसा है उसका, लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी कैसी है, अगेन एजेंट के रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। तो ये सारी चीज़ें उसके रिसोर्सेस में आ गई, उसकी कैपेबिलिटीज़ में। देन कम्स एजेंट्स रेपुटेशन एंड रिलायबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी को कंसिडर करना होता है। एंड देन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एजेंसी एग्रीमेंट, तो दीज फैक्टर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड। एंड कुछ एक अदर फैक्टर्स हैं, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग एन एजेंट। नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस और रोल ऑफ ए फॉरेन एजेंट एज फार एज एन एक्सपोर्टर इज़ कंसर्न्ड। So he has got the market knowledge,
that is no doubt about that. So on the basis of this the company can take the help of him. Distribution network ये देखना होगा, एंड लोकल एक्सपर्टाइज, आई मीन लोकल होल्ड कैसा है उसका, उसका रेपुटेशन कैसा है, एंड कुछ एक कॉम्प्लायंसेस एंड लीगल रेगुलेशंस हैं, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड then the company enters into negotiation and communication with the agent, and lastly sales and marketing में वो काफ़ी हेल्प करता है एक्सपोर्टर. तो ये सारी उसके रोल्स हैं, इम्पोर्टेंस हैं. So my dear friends, in this video try to revise all these important questions, and I hope like in the this will strike in your exam and will definitely help you in the preparation. In the next video we will start the second part of IBO 02. Till then, goodbye, take care.